हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। एनसीईआरटी रिकैप सेशंस को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। 31st एपिसोड है आज हमारा ये, और क्लास 12th एनसीईआरटी का 6th चैप्टर आज हम लोग लेंगे, जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके 3 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हमने डीएनए का स्ट्रक्चर, उसका पैकेजिंग और बाकी इंट्रोडक्शन की बात की थी। आज ये 4th सेशन है, जहाँ से हम शुरुआत करेंगे रिसर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, यानी जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, उसकी सर्च कहाँ से शुरू हुई और उसका रिजल्ट क्या निकला, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में टोटल जो वीडियोज़ है उसका ये पहला पार्ट है, ठीक है। तो आप इनको सीरियल वाइज देखोगे तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। चलिए शुरुआत करते हैं रिसर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, ये एनसीईआरटी की हेडिंग। सबसे पहले इस हेडिंग का मतलब क्या हुआ, देखो जेनेटिक मटेरियल वो मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, उसको हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। आज की बात करें तो हम न्यूक्लिक एसिड्स को यानी डीएनए और आरएनए को जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में जानते हैं, लेकिन चलते हैं कुछ करीब 200 साल पहले, जहां हमें पता नहीं था कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल में कौन सा मॉलिक्यूल है। तो उसकी सर्च कहाँ से शुरू हुई और किन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें पता चला कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर इन 3-4 वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर इसके लिए ज़रूरी है एक टाइमलाइन जानना हमारे लिए। टाइमलाइन पे चलते हैं सन 1831 यानी 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 1856 टू 1863, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, आपको याद रखना है। ये वो ईयर्स हैं जब ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रिंसिपल्स दिए थे जेनेटिक्स के। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, 1856 से लेकर 1863 तक इन्होंने बात की थी अबाउट जेनेटिक्स। बट अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स की, तो क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी हुई थी 1878 के आसपास। अब जब क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी 1878 के आसपास हुई, इसका मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या किसी को भी क्रोमोसोम्स के बारे में पता ही नहीं था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के लिए ये कह पाना मुश्किल था कि जो भी उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं वो बेसिकली किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहे हैं, यानी ऐसा क्या है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो रहा है। इसका आइडिया या इसका नॉलेज ग्रेगर जॉन मेंडल को हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक वर्ड यूज़ किया था, फैक्टर्स। मेंडल कहते थे कि फैक्टर्स ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, बट ये फैक्टर्स एक्चुअल में क्या है और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये ग्रेगर जॉन मेंडल इस बारे में कुछ खास नहीं बता पाए थे। बट ठीक है, फिर जैसे जैसे वक्त आगे चला क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी हुई, और जब क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी हुई तब 1902 यानी 1902 में चल के वॉल्टर सटन और बोवरी, इन दोनों ने मिलके, आपको पता हो तो, क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। ग्रेगर जॉन मेंडल कहते थे कि इनहेरिटेंस के लिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि उनको क्रोमोसोम्स का आइडिया था ही नहीं। और 1902 में वॉल्टर सटन ने उन क्रोमोसोम्स को ही फैक्टर्स बताया कि जिन फैक्टर्स की बात ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी वो एक्चुअल में क्रोमोसोम्स थे, कि क्रोमोसोम्स ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है ट्रांसफ़र होते हैं। बट अगेन क्रोमोसोम्स तो बेसिक एक स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम आज के टाइम की बात करें तो मॉलिक्यूल कौन सा है, वो मॉलिक्यूल कौन सा है जो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, उसकी रिसर्च अब तक नहीं हो पाई थी। फिर चलते हैं 8 साल बाद यानी 1910 की बात करते हैं। तो 1910 में TH मॉर्गन ने बात की थी अबाउट लिंकेज। आप सब ने पढ़ी होगी ये सब चीज़ें जेनेटिक्स वाले चैप्टर में, जो इस यूनिट का पहला चैप्टर है, ठीक है। तो फिर तब जाकर लिंकेज की बात हुई थी, लेकिन यहाँ तक भी हमें उस मॉलिक्यूल का पता नहीं था जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करने वाला है। यानी कुल मिला के बात करूँ तो 1926 तक पहुँचते हम इस रिसर्च को मॉलिक्यूलर लेवल तक ला पाए। पहले हम स्ट्रक्चर लेवल थे, क्रोमोसोम्स के लेवल पे थे, बट क्रोमोसोम का कौन सा मॉलिक्यूल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो 1926 तक हमें पता नहीं चल पाया था। फिर उसके बाद में जो है डिस्कवरीज चालू हुई। इससे पहले जो भी डिस्कवरीज थी, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल की या सटन की, मॉर्गन की या दूसरे जितने भी साइंटिस्ट्स हैं, इन्होंने इस डिस्कवरीज को क्रोमोसोम्स तक ही लिमिट रखा था। मेंडल तो क्रोमोसोम्स तक भी नहीं पहुंच पाए थे, सटन, मॉर्गन, ये सब केवल क्रोमोसोम्स तक ही बात कर पाए थे, उसके आगे कभी नहीं बढ़ पाए। लेकिन फिर जो एक्चुअल क्वेश्चन था
कि कौन सा मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है, उसका आंसर हमें 1926 तक तो कभी नहीं मिल पाया था। और फिर उसके कुछ ही साल बाद यानी 1928 करीब 2 साल बाद में ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से राह खुली इस बात को, इस सर्च को फाइंड आउट करने की कि एक्चुअल में वो मॉलिक्यूल कौन सा है। तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से कि ग्रिफिथ ने ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट किया था जिससे हम ये प्रूव कर पाए आगे चल के कि कौन सा मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है। यानी कि कुल मिला के एनसीईआरटी द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल वाले टॉपिक को 4 पार्ट्स में आपको पढ़ाना चाहती है, जिसमें सबसे पहले पार्ट में हम बात करेंगे अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अभी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, वो मैं आपको सब कुछ अभी पढ़ाऊंगा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में। तो 1928 में यहाँ से हमें एक नई दिशा मिली उस मॉलिक्यूल को ढूंढने की फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से। बाद में फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में जो मॉलिक्यूल जिसके लिए फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने बात की, उस मॉलिक्यूल की बायोकेमिस्ट्री यानी वो बेसिकली कौन सा मॉलिक्यूल है बायोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, वो करेक्टराइजेशन किया था 3 साइंटिस्ट ने, ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैकलेयर्ड एंड मैकलिन मैककार्टी। और वो 1933 से लेकर 1944 तक इनको इतना टाइम लगा था। फ्रेडरिक ग्रिफिथ जिस मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे वो मॉलिक्यूल एग्जैक्ट कौन सा है वो ये 3 जो है बता पाए थे, बट इनकी भी इस डिस्कवरी को कोई बहुत ज़्यादा मान्यता उस वक्त नहीं मिल पाई। फिर उन्हीं उसी चीज़ को प्रूव करने के लिए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट हुआ था 1952 में, और हर्शे और चेस के एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव कर दिया कि डीएनए ही एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल होता है। यानी 1952 आ गया हमें डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूव करते। हालांकि 1928 से हमें जो दिशा थी वो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने उस वक्त वहाँ पर दिखा दी थी। फिर हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट के बाद में हम लोग बात करेंगे डीएनए वर्सेस आरएनए की। क्यों? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल केवल डीएनए नहीं है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जैसे कुछ वायरसेस हैं, उनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। तो डीएनए और आरएनए में से कौन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल है, और वाई डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, वाई डीएनए इज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल देन आरएनए, वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है और इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग ये 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, यानी ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट और एवरी मैकलियड और मैककार्टी के एक्सपेरिमेंट्स। इन 2 एक्सपेरिमेंट्स पे हम यहाँ पर चर्चा शुरू करेंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग ग्रिफिथ के बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट पे, यानी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे। अब सबसे पहले आप ये सोचोगे कि सर ये नाम जो है ना ट्रांसफॉर्मिंग, इसका मीनिंग क्या है या ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है, वो हमें जानना है। तो उसके लिए ज़रूरी है पहले इस एक्सपेरिमेंट को समझना। जब आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ जाएगा तब आपको ये टर्म अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हम सबसे पहले चलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या निमोकोकस नाम के एक बैक्टीरिया के पास। ये वो बैक्टीरिया है जो एक डिजीज़ कॉज करता है जिसका नाम है निमोनिया। आपने सुना होगा इस डिजीज़ के बारे में। ह्यूमन बींग्स में भी निमोनिया काफ़ी कॉमन है। ये बेसिकली एक लंग्स की डिजीज़ है। तो ये बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और निमोकोकस। तो ये जो बैक्टीरिया है इसकी 2 स्ट्रेन्स होती है, एक आर स्ट्रेन और एक एस स्ट्रेन। अब स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, एक सिंगल स्पीशी है होमो सेपियंस, लेकिन होमो सेपियंस में भी अलग अलग जैसे रेसिस होती है ना, वैसे ही बैक्टीरिया एक सिंगल स्पीशी में भी अलग अलग स्ट्रेन्स होती है। इनकी स्पीशी सेम रहती है बट स्ट्रेन अलग अलग रहते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के 2 स्ट्रेन्स हैं, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन का स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इसके स्ट्रक्चर पे किसी तरह का कोई कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता। ये आप एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया देखो, आप इस कॉलोनी को देखो, आपको इस पर ना कैप्सूल दिखाई दे रहा होगा ऑरेंज कलर का। ये काफ़ी शाइनी टाइप ऑफ कैप्सूल रहता है, लेकिन इस तरह का कोई भी कैप्सूल आर स्ट्रेन पे प्रेजेंट नहीं होता। अब आर स्ट्रेन वाला स्ट्रेन जब कल्चर प्लेट्स पे इसकी हम जब ग्रोथ देखते हैं तो ये इस तरह की रफ कॉलोनीज बनाता है। ये आपको दिख रही होगी किस तरह से रफ कॉलोनीज दिख रही होगी आपको। जबकि एस स्ट्रेन, क्योंकि इसके ऊपर एक शाइनी कैप्सूल है, एक स्मूथ कैप्सूल है, वो उस वजह से स्मूथ दिखाई देता है। तो इसीलिए इनका नाम ऐसा है। एस मीन्स स्मूथ स्ट्रेन और आर मीन्स रफ। इनकी कॉलोनी कैसा फॉर्म हो रही है उसके हिसाब से उनका नाम है आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन।
एस स्ट्रेन के सरफेस पे बेसिकली एक म्यूकस कोट प्रेजेंट होता है जो कि एक तरह का पॉलीसेक्राइड है। इस म्यूकस कोट की वजह से ये हमेशा स्मूथ शाइनी कॉलोनीज बनाती है कल्चर प्लेट्स पे, इसलिए इनको कहा जाता है स्मूथ स्ट्रेन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट होता है। नॉन वायरुलेंट मतलब क्या हो गया, एक ऐसा स्ट्रेन जो डिजीज़ कॉज नहीं करता, तो निमोनिया कॉज नहीं करता आर स्ट्रेन, जबकि एस स्ट्रेन जो है वो निमोनिया कॉज करता है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, वायरुलेंट। अब ये वायरुलेंट क्यों है, क्योंकि ये जो कैप्सूल है ना, पॉलीसेक्राइड की कैप्सूल है, ये म्यूकस कोट की जो कैप्सूल है, ये कैप्सूल आपके इम्यून सिस्टम से बच के निकलने में हेल्प करता है इस बैक्टीरिया को। बेसिकली आप ऐसा समझ लो कि आर स्ट्रेन जब आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो इम्यून सिस्टम इस पर इजीली एक्ट कर लेता है, जबकि एस स्ट्रेन इस कैप्सूल की वजह से बच जाता है, इसलिए ये वायरुलेंट है। वायरुलेंट मतलब डिजीज कॉजिंग। तो एस स्ट्रेन वायरुलेंट बैक्टीरिया है और आर स्ट्रेन वायरुलेंस शो नहीं करता। अब हम चलते हैं ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट पे। ये तो हो गया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का इंट्रोडक्शन। अब ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट क्या किया उसको समझो आप। ग्रिफिथ ने सबसे पहले लिया आर स्ट्रेन जो कि होता है नॉन वायरुलेंट, और उसको एक माउस में इंजेक्ट किया। अब बिकॉज ये नॉन वायरुलेंट है तो ये निमोनिया कॉज नहीं कर सकता, इसलिए ये माउस सर्वाइव कर जाएगा। फिर उसने लिया एस स्ट्रेन जो कि वायरुलेंट होता है और उसने एक माउस में इंजेक्ट किया, तो ये एस स्ट्रेन निमोनिया कॉज करेगा जिसकी वजह से ये माउस की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ ने क्या किया कि स्मूथ स्ट्रेन यानी जो एस स्ट्रेन है उसको हीट किल्ड कर दिया। बेसिकली क्या होता है, बैक्टीरिया को जब भी आप हीट करते हो तो उसकी डेथ हो जाती है, तो वो डिजीज़ कॉज नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल्स में कुछ लोग क्या करते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको गर्म पानी में डालते हैं। वो इसलिए डालते हैं ताकि उन इंस्ट्रूमेंट्स पे जितने बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाए। अब ऑब्वियस सी बात है, जब एस स्ट्रेन को हीट किल किया गया और उसको जब आप माउस में इंजेक्ट करोगे तो निमोनिया कॉज नहीं करेगा, और निमोनिया कॉज नहीं करेगा तो वो माउस सर्वाइव कर जाएगा। तो यहाँ तक जो भी फाइंडिंग्स थी वो सब कुछ नॉर्मल चल रही थी। तो यहाँ तक तो जो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड थे वही हमें मिले। फिर क्या किया ग्रिफिथ ने, लिया हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन और उसके साथ सोल्यूशन में डाल दिया रफ स्ट्रेन, यानी कि एक इसी इंजेक्शन में उसने जो सोल्यूशन बनाया यहाँ पे उसमें हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया और रफ स्ट्रेन लिया। अब नॉर्मली हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन डिजीज कॉज नहीं करता और रफ स्ट्रेन भी डिजीज कॉज नहीं करता, बट अनएक्सपेक्टेडली उस माउस की क्या हो गई, डेथ। उस माउस की क्या हो गई, डेथ बिकॉज ऑफ निमोनिया। और बाद में ग्रिफिथ ने इस माउस में से एस स्ट्रेन को जो है वो रिकवर किया। ग्रिफिथ ने लिविंग एस बैक्टीरिया को इस माउस से जो है रिकवर किया और उसकी स्टडी की। देखो, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन लिया उसने और रफ स्ट्रेन लिया, लेकिन माउस से उसे क्या मिला, लिविंग एस बैक्टीरिया, जबकि उसने एस स्ट्रेन को हीट किल कर दिया था। फिर उसने ये सोचा कि जब मैंने हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन लिया तो इस माउस से मुझे लिविंग एस बैक्टीरिया कैसे मिल सकता है। तो ये तो था यहाँ तक का उसका एक्सपेरिमेंट। अब हम ये सोच रहे होंगे कि हाँ, ये एक्चुअल में हुआ कैसे, कि कैसे मुझे उस माउस से लिविंग एस बैक्टीरिया कैसे मिल सकता है। तो ग्रिफिथ ने इसका कंक्लूजन क्या निकाला ये समझना पहले अच्छे से। देखो, वहाँ तक तो मैं कह रहा हूँ ना कि अब तक हमें पता ही नहीं था इस डेट तक कि बेसिकली जेनेटिक मटेरियल कौन सा मॉलिक्यूल होता है। तो ग्रिफिथ को भी कैसे पता होता है ये चीज़। तो ग्रिफिथ ने अपना कंक्लूजन क्या निकाला वो सुनना। ग्रिफिथ का कंक्लूजन बताता हूँ मैं आपको। ग्रिफिथ ने लिया था हीट किल्ड एस स्ट्रेन, ठीक है, और उसके साथ सोल्यूशन में क्या डाला था उसने, आर स्ट्रेन। ग्रिफिथ का कंक्लूजन ये कहता है कि इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन ने सोल्यूशन में कुछ तो रिलीज़ किया। इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन ने सोल्यूशन में कुछ तो रिलीज़ किया, समझो उसका नाम है एक्स। तो एस स्ट्रेन ने एक्स रिलीज़ किया सोल्यूशन में और इस एक्स को आर स्ट्रेन ने कर लिया एब्जॉर्ब। जब आर स्ट्रेन ने इस एक्स को एब्जॉर्ब कर लिया तब इस एक्स की वजह से इस आर स्ट्रेन पे कैप्सूल बन गया। देखो, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन में फ़र्क क्या था, कैप्सूल का, ठीक है। आर स्ट्रेन लिविंग था, आर स्ट्रेन क्या था, लिविंग,
एस स्ट्रेन किल्ड। इस आर स्ट्रेन ने इस एक्स को एब्जॉर्ब किया और कैप्सूल बना लिया, तो ये क्या बन गया, एक तरह से एस स्ट्रेन। यही तो मिला था उसको माउस में, उसको उस डेड माउस में एस स्ट्रेन मिला जो एक्चुअल में आर स्ट्रेन था, जिसने उस एक्स नाम के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करके कैप्सूल का फॉर्मेशन कर लिया। यानी कि आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, एस स्ट्रेन में, जिससे निमोनिया कॉज हुआ और उस माउस की हो गई डेथ। इसी को नाम दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली ये जो वर्ड होता है ना ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म करना यानी बदलना, किसी एक फॉर्म को दूसरे में बदलने को ट्रांसफॉर्म करना कहते हैं। सिमिलरली बैक्टीरिया के एक स्ट्रेन को दूसरे स्ट्रेन में कन्वर्ट किया गया, उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। मैं इस वर्ड पे भी और आऊँगा, फिलहाल मैं आपको ये बता रहा था कि इस प्रिंसिपल का नाम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्यों रखा गया। बट ग्रिफिथ इस एक्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाया। वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये जो अननोन सब्सटेंस था उसका बायोकेमिकल नेचर क्या रहा होगा, क्या वो प्रोटीन है, आरएनए है या डीएनए है, वो क्या था, वो ग्रिफिथ एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब इसी एक्सपेरिमेंट को मैं आज के टाइम के हिसाब से अगर आपको एक्सप्लेन करूं कि ऐसा क्यों हुआ ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में, तो वो सुनना कि बेसिकली ये ऐसा रिजल्ट क्यों आया। देखो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, उसने उस सोल्यूशन में रिलीज़ किया अपना डीएनए। आप सबको पता है हीट की वजह से बैक्टीरियल डेथ तो हो गई, लेकिन डीएनए जो है वो डेथ नहीं होती। डीएनए का क्या हो जाता है हीट में, डीएनए का हो जाता है डीनेचुरेशन। डीएनए का क्या हो जाता है डीनेचुरेशन। और लेकिन जैसे ही टेम्परेचर वापस नॉर्मल होता है, डीएनए वापस क्या हो जाता है रीनेचर। अब सोल्यूशन में तो क्या आ गया, एस स्ट्रेन का डीएनए। ये डीएनए बैक्टीरिया एब्जॉर्ब कर लेता है। जो आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है उसने डीएनए क्या कर लिया, एब्जॉर्ब। अब ये डीएनए आर स्ट्रेन में जाने के बाद अपने आप को एक्सप्रेस करता है। अब डीएनए जब एक्सप्रेस करेगा तो उससे बनेगा एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, और उस एक्सप्रेशन की वजह से उस कैप्सूल का प्रोडक्शन हुआ। आप सबको मालूम है हमारी बॉडी में जितने भी फिनोटाइप्स हम पढ़ते हैं, उस फिनोटाइप का बेसिक जो कॉज क्या है वो है डीएनए का एक्सप्रेशन। तो डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करके आर स्ट्रेन के चारों तरफ कैप्सूल बनाता है। आर स्ट्रेन पे नॉर्मली कैप्सूल नहीं होता, लेकिन जो डीएनए उसने एस स्ट्रेन से लिया वो अपने आप को वहाँ एक्सप्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से वो आर स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। इसी को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो गया एस स्ट्रेन में और निमोनिया हुआ और हो गई माउस की डेथ। अब अगर आप लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी अभी के टाइम में बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप खुद सोचो किस तरह से हम बैक्टीरिया में, बेसिकली आपने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया में हम कुछ इस तरह से बाहर का डीएनए डालकर, फॉरेन डीएनए डालकर हम अपनी मर्जी का कोई भी प्रोडक्ट बनवा रहे हैं आज के टाइम पे, तो वो सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है। बट ये बात चल रही है 1928 के ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट की, समझ में आया? तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ये एक डेड बैक्टीरियल सेल है। इस डेड बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए है वो एक लाइव बैक्टीरियल सेल अपने में एब्जॉर्ब कर सकता है। अब ये फ्रेगमेंट्स जब लाइव बैक्टीरियल सेल में चले जाएंगे तो ये इसके डीएनए के साथ में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, जैसा कि हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, जिसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो सिमिलरली कुछ ऐसा ही हुआ था वहाँ पर कि जो डेड एस स्ट्रेन था उसका डीएनए निकला और वो चला गया लाइव आर स्ट्रेन में, और अब ये आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म होकर अपने चारों तरफ बना लेता है एक कैप्सूल। उस कैप्सूल की वजह से वो वायरुलेंट हो जाता है और वो माउस में निमोनिया कॉज करता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन को, कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया इनटू द अदर बाय एब्जॉर्बिंग डीएनए ऑफ अदर बैक्टीरिया। किसी और बैक्टीरिया के डीएनए को एब्जॉर्ब करके एक बैक्टीरिया का दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। और अब एक एनसीईआरटी की लाइन जो बहुत से स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर इसका मतलब क्या हुआ, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड चेंज्ड इन फिजिकल फॉर्म। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया ने अपनी फिजिकल फॉर्म चेंज कर ली थी, बिल्कुल कर ली थी। कैसे कर ली थी कि आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो गया एस स्ट्रेन में। तो ये था पूरा हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो ग्रिफिथ ने जो है पुट ऑन किया था। अब क्या ग्रिफिथ इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये एक्सप्लेन कर पाए कि वो मॉलिक्यूल कौन सा है, वो एक्स मॉलिक्यूल कौन सा है जिसकी वजह से ये
हो रहा है। तो ये जो मैं डीएनए की बात कर रहा हूँ वो तो मैं आज के टाइम के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ये तो ग्रिफिथ को पता नहीं था। तो ग्रिफिथ के उस पूरे एक्सपेरिमेंट को स्टडी करके उस मॉलिक्यूल पे वापस पहुँचे 3 साइंटिस्ट, ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलेयर्ड और मैकलिन मैककार्टी। ये 1933 से लेकर 1944 की बात है, यानी ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के 5 साल बाद इन्होंने ये काम शुरू किया था। हेडिंग क्या है? बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यानी जो बैक्टीरिया में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके पीछे का बायोकेमिस्ट्री क्या है, यानी उसके पीछे कौन सा मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है। एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, हालांकि एनसीईआरटी ने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन तो नहीं किया, बट उन्होंने अपनी लाइंस कुछ इस तरह से डिज़ाइन की है कि बिना इस एक्सपेरिमेंट को समझे आप उन लाइंस को नहीं समझ सकते। तो एक बार इसको आप अच्छे से समझो। इन्होंने क्या किया? दे वर्कड टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है उसका बायोकेमिकल नेचर डिटरमाइन करने के लिए इन तीनों ने काम किया था। समझना इस एक्सपेरिमेंट को, बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने क्या किया? ग्रिफिथ की तरह ही हीट किल्ड एस सेल्स लिए, ठीक है, हीट किल्ड एस सेल्स लिए। अब इसमें सोल्यूशन में जितने भी लिपिड्स थे और जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स थे वो सब इन्होंने निकाल लिए, सब इन्होंने निकाल लिए। क्यों निकाल लिए? ताकि हम पहले ही रूल आउट कर दें कि लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स कभी भी जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं कर सकते। तो लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स को तो इन पूरे सोल्यूशन से निकाल दिया गया। यानी अब पीछे क्या क्या बचा? अब आपको पता है कि मेन जो बायोमोलिक्यूल्स हैं तो वो 4 ही हैं। एक है प्रोटीन्स, दूसरे हैं न्यूक्लिक एसिड्स, तीसरे लिपिड्स और चौथे कार्बोहाइड्रेट्स। तो लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स तो उन्होंने पहली बार निकाल दिया। अब बचे कौन कौन? प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए और आरएनए। अब इन तीनों में से प्रूव करना कि कौन जेनेटिक मटेरियल है उसकी बात करते हैं। इन्होंने इस सोल्यूशन को 3 में डिवाइड किया, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले सोल्यूशन में उन्होंने एक एंजाइम डाला, प्रोटीनेज या प्रोटीएज, प्रोटीएज भी बोलते हैं इसको, एनसीईआरटी ने इनको प्रोटीएजेस लिखा है, एक ही बात है। प्रोटीएज एंजाइम, जैसा कि नाम से पता चलता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। तो जब प्रोटीनेज आपने इस सोल्यूशन में डाल दिया तो इस पूरे सैंपल में अब आपको कोई भी प्रोटीन देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड वाले में चलते हैं। उन्होंने इसमें एक एंजाइम डाला, राइबोन्यूक्लियेज या फिर आरएनएज। ये बेसिकली आरएनए को डाइजेस्ट करते हैं। तो ये एंजाइम जब इस सोल्यूशन में जाएगा तो सारा आरएनए डाइजेस्ट हो जाएगा, तो इसमें कोई आरएनए प्रेजेंट नहीं होगा। सिमिलरली तीसरे में इन्होंने डाला डीएनएज, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज। ये डीएनए डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। तो अब जब ये सोल्यूशन में जाएगा तो कंप्लीट डीएनए को क्या कर लेगा? डाइजेस्ट। तो इसमें कोई भी डीएनए नहीं रहेगा। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया? इस पहले वाले सोल्यूशन में इन्होंने डाले आर सेल्स। इस पहले वाले सोल्यूशन में इन्होंने क्या डाला? आर सेल, तीनों में। अब तीनों में, इसमें ये देखो, पहले में भी, दूसरे में भी और तीसरे में भी इन्होंने क्या डाल दिया? आर सेल्स, यानी कि रफ स्ट्रेन जो है ना उसको डाल दिया। पहले वाले में कोई प्रोटीन नहीं है, लेकिन इन्होंने नोट किया कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। सेकंड वाले में कोई आरएनए नहीं है, लेकिन इन्होंने नोट किया कि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। यानी कि आप समझो पहले वाले में और दूसरे वाले में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यानी प्रोटीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। क्योंकि अगर प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता तो इस केस में, पहले केस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि प्रोटीन है ही नहीं। पहले केस में प्रोटीन नहीं है फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी प्रोटीन का रोल नहीं है। सिमिलरली सेकंड केस में भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी आरएनए का भी रोल नहीं है। लेकिन तीसरे केस में कहीं पे भी आपको एस सेल्स देखने को नहीं मिले। तो ये प्रूव हुआ कि ये सब डीएनए करता है। थर्ड सोल्यूशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रोटीन्स प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है, लेकिन डीएनए नहीं है, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। यानी ट्रांसफॉर्मेशन कौन करवा रहा था? डीएनए। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन तीनों ने प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। समझना वापस से, इन्होंने पहले केस में और दूसरे केस में क्या डाला? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, यानी प्रोटीएजेस और आरएनएजेस। लेकिन दोनों ही केस में ट्रांसफॉर्मेशन अफेक्ट नहीं हुआ, यानी एस सेल्स अपीयर हुए। तो ये प्रूव करता है कि आरएनए और प्रोटीन वो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस एक्स नहीं हो सकता। लेकिन जब उन्होंने डीएनएज डाला
तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। जब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो ये इजीली प्रूव हो गया कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कौन करवा रहा है, डीएनए। क्योंकि डीएनए नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा। प्रोटीन और आरएनए है फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि प्रोटीन और आरएनए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करवाते। तो इन तीनों ने इस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव कर दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए से ही होता है। बट फिर भी सारे बायोलॉजिस्ट्स इन एक्सपेरिमेंट्स से कन्विंस नहीं हुए। मतलब इनका ही एक्सपेरिमेंट फुल प्रूफ था, बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट था, प्रूफ भी किया इन्होंने, बट ये सब बायोलॉजिस्ट्स को फिर भी कन्विंस नहीं कर पाए। और उसके बाद में आए हर्शे एंड चेज, और हर्शे एंड चेज ने पूरी तरीके से प्रूव कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इस तीसरे सेक्स जो अभी नेक्स्ट वीडियो है उसको ज़रूर देखो, उसमें हम लोग हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले मैं आपसे एक एनसीईआरटी का सवाल पूछना चाहूँगा। एनसीईआरटी ने अपने टेक्स्ट में क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीएनएज एंड डीएनएस, यानी इस डीएनएएस और डीएनएएसई डीएनएज, इनमें डिफरेंस क्या है। बहुत ही सिंपल डिफरेंस है इन दोनों में। आई होप आप लोग कमेंट सेक्शन में आके मुझे इसका आंसर दोगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। आपको फिर भी किसी तरह के कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरी मेल आईडी या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी आपका डाउट हो तो मैं उसको क्लियर करने का ट्राई करूँगा। थैंक्स अ लॉट फॉर कनेक्टिंग विद अस।